हेलो एवरीवन, आई एम अनुराग शुक्ला। सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके दिशा परिवार से 200 प्लस स्टूडेंट्स ने सीजीएल प्री क्वालिफाई किया, सीजीएल 2019 प्री क्वालिफाई किया है। तो उन सभी के लिए बहुत सारी बधाइयाँ उन सभी को, और आप सभी को भी बहुत सारी बधाइयाँ जो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप सबके प्रयासों से, आप सबके सपोर्ट से और टीचर्स से सपोर्ट से सभी लोग को ये मुकाम हासिल हुआ है ना। तो अभी आपको आगे के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए सपोर्ट में हम लोग लगे रहेंगे, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। मेंस के लिए अपनी मेहनत करते रहिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्री में आपको मैंने पिछली क्लास में बेसिक्स बताया था। आज हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले थे, बट काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी 1-2 क्वेश्चन और करवा दीजिए, तो पिछले ही क्लास के बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए, क्वेश्चन दिया गया है, एक अधिक कोण त्रिभुज की 3 भुजाएं। लिखिए, एक अधिक कोण त्रिभुज की 3 भुजाएं 12, 13 और x है। 12, 13 और x है, तो x के कितने मान संभव है? अधिक कोण त्रिभुज है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स 12, 13 और x है, तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी, मुझे उम्मीद है ना। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ट्रायंगल की लगाते हैं। कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि x जो है छोटा होना चाहिए किससे? इन दोनों के सम से, यानी 25 से, और बड़ा होना चाहिए इन दोनों के डिफरेंस से, यानी 1 से, है ना। 1 और 25 के बीच में होना चाहिए x की वैल्यू। पहली बात तो ये। अब बाकी 2 चीज़ें मैंने बताई। पहली बात तो यहाँ पे आपको क्लियर नहीं किया गया कौन सी भुजा सबसे बड़ी है, कौन सी साइड सबसे बड़ी है। तो एक बार आप मानेंगे कि x सबसे बड़ी वैल्यू है, और एक बार आप मानेंगे 13 सबसे बड़ी वैल्यू। पिछले क्लास में मैंने यही क्वेश्चन करवाया था, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न थी, इसलिए हम फिर से यही करवा रहे हैं, ठीक। देखिए, अब फॉर्मूला आपको याद होगा कि आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। ये तो पढ़ा था आपने पिछली क्लास में। तो अब यहाँ से निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये हुआ 114, 12 का स्क्वायर 144, हाँ, और 13 का स्क्वायर 169। ऐड कर लीजिए, 9 4 13 और 6 4 10 11, 313 आ गया, है ना। 313 क्या आ गया? 313 आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, एक्स इज ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? 313 का स्क्वायर रूट ले लीजिए। आपको मैंने बताया है, आपको पॉइंट तो लेना नहीं होता है, हमेशा पूर्णांक संख्या निकालनी होती है। तो यहाँ पे आप क्या लेते हैं, पॉइंट में कोई वैल्यू ले लेते हैं। जैसे 313 है, 313 किसके आसपास जाएगा? 18 ज़्यादा हो जाएगा। 18 का स्क्वायर 17 के स्क्वायर से थोड़ा ज़्यादा है, तो 17.6 ले लीजिए, 17.8 ले लीजिए, जो भी ले सकता है, क्योंकि आपको पॉइंट लेना नहीं है इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं उस बारे में, कुछ भी ले लीजिए। तो 17 समथिंग ले लिया हमने। अब 17 समथिंग से बड़ी वैल्यू चाहिए x की, हमें 17 समथिंग से बड़ी वैल्यू x की चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? सबसे जस्ट इससे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 18 हो जाएगी। देखिए, 1 और 25 को भी फॉलो कर रही है, इसको भी फॉलो कर रही है, तो 18 हो सकती है, 19 हो सकती है, 20, 21, 22, 23 और 24। क्या इससे बड़ी वैल्यू हो सकती है कोई? क्योंकि 25 से छोटी वैल्यू 24 तक ही जाएगी। यानी इतनी पॉसिबिलिटीज़ हमारी कहाँ से बनी? जब हमने माना x सबसे बड़ी भुजा है। अब की बार हम मानते हैं 13 सबसे बड़ी भुजा है। अगर 13 सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के। ये बताया मैंने क्लास में। तो आप क्या कहेंगे, 13 का स्क्वायर 169 और 12, तो ये 5 12 13 आपने पढ़ा होगा, x इज़ लेस देन 5, यही आया होगा। देखिए, 13 का स्क्वायर में से 12 स्क्वायर घटाइएगा तो 5 ही आएगा ना, पढ़ा होगा। 5 12 13 ट्रिपलेट बनाता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन 5। x की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए, लेकिन हमको क्या पता है, हमने 13 को सबसे बड़ी साइड लिया है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। लेस देन 5 लेना है, 13 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती ना दूसरी साइड। आपको क्या चेक करना होता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, 13 को जब सबसे बड़ी साइड आपने मान लिया, तो 13 से बड़ी साइड आप ले ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे आप, x इज़ लेस देन 5 और x इज़ ग्रेटर देन 1। तो 1 और 5 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू है? 2 है, 3 है, 4, 3 वैल्यू ये। अब आपसे पूछा गया था कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है या कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल। जितनी वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी x की, उतने ही ट्रायंगल तो पॉसिबल होंगे। तो काउंट कर लीजिए, 3
4 3 7 और 3 10, यानी कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं? 10। सेम वही प्रोसेस है जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। फिर देखिए, अब इसी में मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कितने राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल हैं, तो आप क्या करते हैं? तुरंत मैंने बताया है 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, या तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये नहीं बन रहा है, यही एक पॉसिबिलिटी है। अक्सर होता है कि एक को नहीं बनता है, 0 होता है, तो आप दोनों जानते रहिए। अब देखिए, ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो पिछली क्लास में एक थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, वो आप चेक कर लीजिए, आप फिर से उसको करेक्शन कर लीजिएगा। मैक्सिमम ने तो ध्यान ही नहीं दिया है, 1-2 स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है, तो हम उसको करेक्ट करवा देते हैं। क्योंकि मुझे लगता है आप अगर जितना पढ़ें उतना सही पढ़ें, कम पढ़ें वो ठीक है। तो जो भी उस टाइम आपको पता ही है, हमने बहुत बार बताया है आपको कि सामने मेरे कोई होता नहीं है करेक्शन करने वाला, तो उस टाइम फ्लो में ध्यान नहीं दिया जाता कभी कभी। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, पिछली क्लास का क्वेश्चन है, लिखा गया था एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 5 12 है, तो ऐसे कितने न्यून कोण त्रिभुज संभव है, समकोण त्रिभुज संभव है। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में करवाई थी, है ना। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन यही था कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 12 है, तीसरी भुजा हमने सी मान लिया था, और हमने कहा था कि इससे कितने न्यून कोण त्रिभुज संभव है। फिर मैंने पूछा कितने अधिक कोण त्रिभुज संभव है, फिर पूछा कितने समकोण संभव है। वो सारा सही था, केवल न्यून कोण वाले में एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो पॉसिबल थे उसमें थोड़ा सा हुआ था, सॉरी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल निकालने में उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी। गड़बड़ क्या, लिखा सही था मैंने, बस एक पॉइंट ध्यान नहीं दिया था, वो देख लीजिए। क्या किया था आपने? सबसे पहले आपने कहा कि सी हमेशा ही बड़ा होना चाहिए किससे? दोनों के डिफरेंस से, और छोटा होना चाहिए दोनों के एडिशन से, ये कहा था। उसके बाद आपने कहा था एक्यूट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि तीसरी जो सबसे बड़ी साइड है वो छोटी होनी चाहिए बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के योगफल की, ये कहा था आपने। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, हमने इस बार माना सी सबसे बड़ी साइड है ना, एक बार आप सी को सबसे बड़ा मानते हैं, उसके बाद दूसरी बड़ी साइड को मान लेते हैं बड़ा। तो यहाँ से क्या निकलेगा कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना आएगा ऐड होके 119, 119 का स्क्वायर रूट लीजिएगा कितना आएगा 10 पॉइंट समथिंग, है ना, 11 ज़्यादा हो जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग ले लिया हमने। तो 10 पॉइंट समथिंग से ये छोटा होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, चेक कर लीजिए ऐड करके 144, सॉरी ये गलत ऐड कर दिया, 12 5 12 13 होता है ना, ये 13 आएगा, ठीक है। ये इन दोनों का एडिशन 13 का स्क्वायर 169 आता है, 13 आ गया। अब 13 से छोटी वैल्यू लेनी है हमको, तो सी की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? 12 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, ऐसी वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन हमने क्या माना है, ये सी क्या है, इस बार हमने क्या माना, सबसे बड़ी साइड माना। तो क्या 12 से बड़ी साइड कोई आ रही है यहाँ पे? ये तो 12 हो गया, इक्वल हो गया, हम कोई भी साइड नहीं ले सकते। समझ में आई बात? यही मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की थी, वहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, यही वाला कॉन्सेप्ट लेके आपको क्लियर कर दिया था। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी, वो ध्यान नहीं दिया मैंने कि 12 से बड़ी साइड मैंने यहाँ पे इसको माना है ना, सी को क्या माना है, 12 से बड़ी साइड है। 12 से अगर ये बड़ी साइड है तो हम सी की वैल्यू लेस देन 13 यानी 12 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। इस कंडीशन के हिसाब से कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब अगली कंडीशन पे आते हैं। अगली कंडीशन क्या थी हमारी कि 12 को हम बड़ी साइड मान लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा सी स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से सी की वैल्यू लेस देन नहीं, सॉरी, ग्रेटर देन, देखिए सी की तरफ मुंह खुला हुआ है तो इधर ही खुलेगा ना। सी इज ग्रेटर देन 119, 119 मतलब 10 पॉइंट समथिंग, मान लीजिए 10.9 हम मान ले रहे हैं, ठीक है। 119 मतलब 10.9। अब C इज ग्रेटर देन 10.9 मतलब C की वैल्यू 11 हो सकती है, 10.9 से बड़ा है ना। C की वैल्यू 12 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि इस बार हमने 12 को सबसे बड़ी साइड मान लिया है। अगर 12 सबसे बड़ी साइड है तो C की वैल्यू 12 हो सकती है, नहीं हो सकती। बात समझ में आई इतनी? अब आपने कहा कि आपके पास अभी केवल और केवल कौन सी वैल्यू मिली, सिंगल वैल्यू 11 मिली। लेकिन आपको चूंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल निकालना है तो आप ध्यान दीजिए, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये भी तो बन सकता है कि जिसके दो साइड बराबर हो, 12 12 और 5, ये भी तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये वाला भी काउंट किया जाएगा, 12 12 और 5 वाला। मतलब
केवल और केवल दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो पॉसिबल वैल्यूज़ अगर हम लिखना चाहें तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 11 और 12, यानी दो पॉसिबल वैल्यूज़। आप उसको करेक्शन कर लीजिए, आपने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसमें मैंने बस यही इतना ध्यान नहीं दिया कि 12 से बड़ी वैल्यू हमने मानी थी सी को, तो यहाँ मैंने 13 से छोटी वैल्यू और 7 से बड़ी वैल्यू मतलब 8 से 12 तक के ले लिया था, जो कि हम यहाँ नहीं लेंगे। क्लियर है आपको? बस यही इतना कन्फ्यूज़न था। उस टाइम मैंने बस एक पॉइंट नहीं देखा कि 12 यहाँ पे है और 12 से मैंने बड़ा लिया है सी को, तो सी अगर 12 से बड़ा है तो यहाँ पे कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, यहाँ पे 11 पॉसिबल होगा, 12 भी पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल दो साइड इक्वल हो सकती हैं। क्लियर? चलिए, ऐसे ही फिर ऑब्ट्यूज एंगल में भी करेक्शन करना पड़ेगा आपको। अब मान लीजिए आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल निकालना हो, तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए आप क्या निकालेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल निकालने के लिए आपको, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है। 6 वैल्यूज़ आई थी, शायद 6 वैल्यूज़ ही आएंगी। ठीक है, तो वो सी स्क्वायर हमेशा बड़ा होना चाहिए 5 स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के, यानी सी इज़ ग्रेटर देन 13। 13 से बड़ी जो भी वैल्यू पॉसिबल हो निकाल दीजिए, तो 14 हो जाएगा, 15, 16, 3 वैल्यू यहाँ से मिली। 17 से लेस चाहिए हमको। अगली बार आपने कहा कि 12 अगर बड़ी साइड है तो ये बड़ी होनी चाहिए 5 स्क्वायर सी स्क्वायर के, तो सी इज़ लेस देन किसके आ जाएगा, 10.9 के। 10.9 से छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10.9 से छोटी वैल्यू और 7 से बड़ी वैल्यू, मतलब 8 से हम ले सकते हैं यहाँ पे, तो 8, 9, 10.9 से छोटी वैल्यू यही दोनों हो जाएंगी। 10.9 से छोटी वैल्यू 10 भी तो होगी, है ना? 10.9 लगभग 11 है, 11 से छोटी वैल्यू 10, तो इसलिए ये 3 वैल्यू यहाँ पे मिलेंगी। देखिए, अब ये कहीं वायलेट तो नहीं कर रहा है, ये चेक कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे सी को 12 से बड़ा माना है, मतलब इन दोनों साइड से बड़ी साइड माना है। देखिए, दोनों साइड से बड़ी साइड आ रही है, और यहाँ पे हमने सी को 12 को सबसे बड़ी साइड माना है ना, सी को सबसे बड़ी साइड नहीं माना, तो देखिए 12 से छोटी आ रही है साइड, है ना? क्लियर है? अब मतलब 6 वैल्यूज़ यहाँ पॉसिबल होंगी और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में केवल और केवल 2 वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी। जबकि आपको जो मैंने समझाया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में, वहाँ पे तो जो आपने लिखा है वो सही है, 1 वैल्यू, ओनली 1 वैल्यू। ठीक, मुझे लगता है अब आप क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे की चीज़ें देखते हैं। अब आपको हमें पढ़ाना है, आप हेडिंग लगा लीजिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, लगभग 6-7 पॉइंट हैं लगभग, वो सारे आप लिख लीजिए, उस पर हम सब आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, क्वेश्चन हम ज़्यादा कराने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबी क्लास चले या क्लासेस ज़्यादा चलें तो उसमें परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो हम थोड़ी सी ज़्यादा क्वेश्चंस करवाएंगे जो पूछे गए हैं या जो ज़्यादा आप फंसते हैं जिस क्वेश्चन। ठीक, चले सबसे पहले प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। क्वेश्चन मतलब प्रॉपर्टी लिख लीजिए लैंग्वेज में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी है कि लिख लीजिए, त्रिभुज के बाह्य कोण का मान, त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके दो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये लैंग्वेज है, केवल और केवल लैंग्वेज है, आपने लिख लिया होगा तो, लेकिन आपको याद कैसे करना? देखिए, कभी भी कोई भी एक लाइन, जैसे BC लाइन थी, उसी को मैंने आगे बढ़ा दिया, ये है बाह्य कोण। अगर आप कहते हैं कि ऐसे बनाया मैंने और इसको ऐसे बढ़ा दिया, तो ये बाह्य कोण नहीं है। ठीक है, कोई लाइन ऐसे कहीं भी खींच दे, ये बाह्य कोण नहीं है। ये बाह्य कोण है जब कोई एक लाइन ऐसे बढ़ा दिया हमने। अब BC को ऐसे आगे, AB को आगे ऐसे बढ़ा दे तो ये बाह्य कोण बनेगा, इधर बढ़ा दे तो यहाँ बाह्य कोण बनेगा। मतलब एक्सटीरियर एंगल कब बनेगा? जब कोई एक लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल कब बनता है? जब लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ये होता है एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल इंटरनल दो एंगल के एडिशन के बराबर होता है। कौन से? बगल वाले एंगल को छोड़कर।
हम हमेशा यही याद कराते हैं आपको कि बगल वाले एंगल को छोड़कर बाकी दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। याद हो गया होगा? तो आप क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल सिर्फ ऐसे लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या है? ACD। एंगल किसके बराबर होता है? एंगल A प्लस एंगल B के, बगल वाले एंगल को छोड़ के बाकी दो एंगल के सम के बराबर होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी जो है, तीसरी प्रॉपर्टी में हम क्या बताने वाले थे आपको? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब कोई भी एंगल आप बाइसेक्ट करके सामने वाले साइड पे मिला दीजिए। मतलब ये A वाला एंगल था, इसको हमने दो इक्वली पार्ट कर दिया, दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर हो गया ये। अब आपको एंगल बाइसेक्टर से सबसे पहली थ्योरम जो जाननी है ये वाली। इसमें मैंने B और C का एंगल बाइसेक्टर आपके लिए पहले ही खींच दिया है, जैसे आपको जल्दी से बता दें। एंगल बाइसेक्टर B और C का खींचा हमने, O पे कट कर रहा है, ठीक है। अब ये O पे जो कट कर रहा है, इसी एंगल के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तो 2-3 क्वेश्चन मर्ज करके इस पे पूछे जाते हैं, जैसे एंगल बाइसेक्टर मर्ज कर लिया और एक दो कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको रट लीजिए आप। एंगल A का आधा इसमें जोड़ा जाता है। मतलब क्या करना है आपको कि ये एंगल अगर आपको निकालना है तो एंगल A का आधा इसमें जोड़ना पड़ेगा 90, ठीक है। क्या करना है? एंगल A/2 इसका आधा 90 में ऐड कर दीजिए तो ये वाला एंगल आ जाएगा। और ये वाला एंगल अगर निकालना है तो फार्मूला, अदरवाइज ये वाला एंगल निकालना है तो ये पता होगा, तब भी यही फार्मूला अप्लाई करिए, आ जाएगा। अच्छा, यही सेम काम करना है आपको एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में। तीसरा पॉइंट ये था, चौथा पॉइंट ये है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में क्या करना है? ये एक ट्रायंगल बनाया हमने, इसके दो साइड्स को बढ़ाया और इसका एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा। ये यहाँ पे कट कर रहा है, मान लीजिए ये भी O पॉइंट मान लेते हैं, ये B है, ये C है, ये A। अगर एंगल BOC इसमें निकालना है हमको एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में, तो आप क्या कहेंगे? 90 में से A/2 माइनस कर देते हैं। बस यहाँ पे क्या करना है? इंटरनल बाइसेक्टर में प्लस करना है, एक्सटीरियर बाइसेक्टर में माइनस करना है। समझ में आ गया होगा? बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, याद हो गई, ठीक। अब आ जाइए, एक और कॉन्सेप्ट जो पढ़ाना होता है आपको। जब आप ऐसे इंटीरियर बाइसेक्टर्स खींचते हैं, इंटीरियर बाइसेक्टर जब भी खींचा जाएगा या एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा जाएगा, तो आपको क्या करना है? जिस रेशियो में ये दोनों साइड होंगी अगल बगल वाली, उसी रेशियो में ये नीचे वाली साइड होती है। मतलब आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि AB और AC का रेशियो हमेशा BD और CD के रेशियो के बराबर होता है। ये भी आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। क्या करना है आपको? ये दोनों साइड का रेशियो इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर होता है हमेशा। क्लियर? ऐसे ही सेम आ जाइए एक्सटर्नल बाइसेक्टर में, सेम चीज़ें यही हैं। बस आपको क्या करना है? फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाता है आपका। फिगर कैसे बनाएंगे आप? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लेना है, मतलब ये एक ट्रायंगल लिया हमने, ट्रायंगल का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचना है। मतलब यहाँ पे इंटीरियर खींचा था, अब आपको एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचना है। मान लीजिए इस वाली साइड का हम एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, A से हमने ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा, ये वाला एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब क्या करना है आपको? सेम वही प्रोसेस, सेम एग्जैक्टली वही फार्मूला निकलेगा कि AB और AC का रेशियो किसके बराबर होगा? BD और सेम फार्मूला ये भी है। अब आप कहेंगे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आपने यहाँ B से D तक की लेंथ ली थी, तो यहाँ भी B से D तक की ही लेंथ ली जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ B से D तक की लेंथ ली तो यहाँ भी B से D तक की लेंथ ली, यहाँ C से D ये वाली लेंथ ली तो यहाँ भी C से D ही वाली लेंथ लेंगे। मतलब ये बाइसेक्टर जहाँ पे मीट कर रहा है वहाँ तक की लेंथ एक बार B से एक बार C से लेना है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर। समझ गए होंगे? अब इस पे हम क्वेश्चंस करवाएंगे तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी जल्दी से देख लीजिए। ये मान लीजिए A है, ये B है, ये X है, ये Y है, तो आप क्या कहेंगे कि हमेशा AD की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो आप क्या करेंगे? AB को मल्टीप्लाई करके XY को माइनस कर दीजिए। ये शायद आपने ना पढ़ा हो,
याद कर लीजिए, बेटर होगा। बिना इसको याद किए भी क्वेश्चन हो जाते हैं नॉर्मली, कि आप अपना कॉन्सेप्ट लगा के कर लेते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट याद करने से शायद 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। यहाँ भी सेम प्रोसेस, यहाँ पे a है, यहाँ b है। अगर ये पूरा x है, यहाँ से ये पूरा x है, ये पूरा y है, तो आप क्या कहेंगे कि AD की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम XY में से इस बार घटाएंगे AB को, क्योंकि इस बार XY बड़ा हो जाएगा। कुल मिला के आपको क्या करना है, XY और AB का डिफरेंस लेना है, जो बड़ा हो उसमें से छोटे को घटाना है। क्योंकि यहाँ पे XY छोटा होगा इसलिए इसको घटाया गया, इसमें XY का मल्टीप्लिकेशन बड़ा आता है, तो इस वजह से इसमें उल्टा हो जाता है। देखिए, मैक्सिमम चीज़ों के हम प्रूफ नहीं बता रहे हैं, जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है वहाँ हम प्रूफ बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये सारे नोट करते रहिए, आपको हम क्वेश्चंस के थ्रू सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन करेंगे। पहले आपको सारे हम पॉइंट लिखवा देते हैं, 6-7 पॉइंट है टोटल, वो हम लिखवा देते हैं, उसके बाद हम आपको क्लियर करेंगे एक एक क्वेश्चंस के थ्रू। देखिए, 4 हो गया, 5वां पॉइंट पे आते हैं। 5वां पॉइंट आपको दिया गया है कि अगर एक ट्रायंगल है, इसका आपको दिया गया है जिसका इंटरनल बाइसेक्टर या इंटीरियर बाइसेक्टर खींचे और ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर, मतलब ABC 3, ये ऐसे त्रिभुज था, ट्रायंगल था, एंगल B का इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा और एंगल ये C वाला जो है इसका एक्सटीरियर खींचा। तो दोनों जहाँ पे मीट करते हैं, मान लीजिए उसको D मान लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि D जो होता है, एंगल D ये ट्वाइस ऑफ A होता है, या आप ये कह सकते हैं एंगल A जो होता है वो हाफ ऑफ D होता है। दोनों बात वही है, जो भी आप याद कर लीजिए बेटर है। सॉरी, उल्टा हो गया। D जो है हाफ ऑफ A होता है, या A जो है वो ट्वाइस ऑफ D होता है। ठीक है, अब ये आता कहाँ से है, जल्दी जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा क्वेश्चंस में भी, इसलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये अगर थीटा थीटा हम मान लें और ये क्या मान लें फिर अल्फा अल्फा, क्योंकि ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है ना। एंगल बाइसेक्टर था इसलिए थीटा थीटा इसको लिया, इसका अल्फा अल्फा ले लिया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से इन दोनों को माइनस कर दें, 180 माइनस 2 अल्फा, ये इतना हो जाएगा। अब आपको अगर निकालना है एंगल A की वैल्यू, तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस इन दोनों का एडिशन, यानी कि 180 माइनस 2 अल्फा और इसका 2 थीटा। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, अंदर जाके केवल कितना बचने वाला है, ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। एंगल A की वैल्यू आपके पास आ गई, ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। अब आप आगे बढ़िए, एंगल D की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल D की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला ट्रायंगल देखिए, इस वाले ट्रायंगल से एंगल्स का सम क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। ये थीटा है, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। देखिए, चाहे जैसे आप निकाल सकते हैं, मन करे आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि ये अल्फ़ा है तो ये पूरा 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं 180 माइनस 2 अल्फ़ा में अल्फ़ा जोड़ दीजिए, तब भी ये पूरा एंगल आ जाएगा। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 180 माइनस अल्फ़ा, ये था थीटा, तो एंगल D क्या आ जाएगा, 180 माइनस ये हो जाएगा थीटा और प्लस ये पूरा एंगल कितना है, 180 माइनस 2 अल्फ़ा, सॉरी माइनस अल्फ़ा है, ये इतना आएगा। अब आप निकाल लीजिए, 180 में से 180 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल और केवल अल्फ़ा माइनस थीटा। यहाँ पे क्या मिला, 2 अल्फ़ा माइनस थीटा, यहाँ पे क्या मिला, अल्फ़ा माइनस थीटा। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा आपका, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 एंगल D इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा माइनस थीटा, और ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा माइनस थीटा किसके बराबर है, एंगल A के, इसलिए हमने कहा एंगल A किसके बराबर हुआ, 2 एंगल D। ये फिलहाल आपको याद करना है, क्या करना है, अगर यहाँ से इंटीरियर बाइसेक्टर, यहाँ से एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा जाए तो दोनों जहाँ पे मीट करते हैं वो एंगल क्या होता है, एंगल A का आधा होता है। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 5वां पॉइंट हो गया है। अब आते हैं हम 6वें पॉइंट। 6वां पॉइंट क्या हो जाएगा वो देखते हैं। देखिए, 6वें पॉइंट में क्या दिया गया है,
एक ट्रायंगल है, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ABC लेते हैं। ABC ट्रायंगल में हमने कहा A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ट्रायंगल थोड़ा सा तिरछा बना दें जिससे आपको क्लियर हो। देखिए एक ट्रायंगल हमने लिया और इसमें हमने कहा कि इस वाले एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ये सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ABC और ये D, ठीक है। और इसके बाद हमने कहा एंगल A का बाइसेक्टर भी खींचना है हमें। एंगल A का बाइसेक्टर मान लीजिए ऐसे P मान लीजिए, ठीक है। तो एंगल अगर ये P मान लेते हैं तो ये एंगल निकालने को पूछता है। ये एंगल आपसे पूछा जाता है एंगल DAP। तो ये क्या होता है एंगल B माइनस C का आधा। अब ये आया कैसे है, जल्दी जल्दी से इसको भी देख लीजिए कैसे आता है। देखिए ये एंगल B है, इसको हम एंगल B लिख देते हैं। ये एंगल C है, इसको एंगल C लिख देते हैं। अगर हम आपसे निकालने को पूछें कि ये एंगल क्या होगा, ये वाला, तो आप क्या कहेंगे, ये तो एंगल A का आधा होगा क्योंकि हमने इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा है ना। ये अगर बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर एंगल A का आधा हो जाएगा। अगर ये आधा हो गया एंगल A का, और अगर हम आपसे कहें ये पूरा एंगल बताइए कितना होगा, ये 90 डिग्री है, ये C है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस C, यानी 180 माइनस 90, 90 बचेगा और एंगल C आ जाएगा, यानी ये कितना आएगा 90 माइनस एंगल C। यही मिलने वाला है आपको। क्लियर है ये बात। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि ये वाला एंगल क्या होगा, छोटा वाला। तो इस बड़े वाले एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दें, माइनस कर दीजिए। 90 माइनस एंगल C में से माइनस कर देते हैं एंगल A/2। 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल C माइनस एंगल A अपॉन 2। एंगल A की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, चूँकि आपको पता होना चाहिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके बराबर होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 180 माइनस एंगल B माइनस एंगल C, ये तो हो जाएगी। यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। वैल्यू पुट करिएगा तो 180 माइनस 2C था, ऐसे ही रहेगा। B और C को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो A की वैल्यू पूरी यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो माइनस 180 हो जाएगा और प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये तो होगा अपॉन 2, ठीक है। अब ये 180 से 180 कैंसिल हुआ, एंगल B बचा, यहाँ पे 2 ट्वाइस ऑफ C से एक C माइनस हुआ तो केवल माइनस C बचा और अपॉन 2। यही आपको प्रूफ करना था। समझ में आया, क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी बची हुई है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए 7वीं प्रॉपर्टी क्या है, 7वें नंबर पे आपको बताना है कि लैंग्वेज लिख लीजिए पहले इसकी। समान कोण के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समान कोण की सम्मुख भुजाएं समान होती। देखिए कैसे, अगर ये दोनों साइड आपको दी गई समान है, सेम है, मतलब इक्वल है, तो इसके सामने कौन सा कोण है, ये अगर थीटा होगा तो इसके सामने कौन सा एंगल है, ये भी थीटा हो जाएगा। बात समझ पाए हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न कब होती है, जब यहाँ पे 2 ट्रायंगल दे दिए जाते हैं। इसीलिए हम हमेशा इसको क्लियर करने के लिए आपसे बोलते हैं कि जब तक कि हम एक ट्रायंगल की बात करें तब तक। ये कब अप्लाई होता है, जब तक एक ट्रायंगल की बात हो। अच्छा, इसका वाइस वर्सा लिख लीजिए, मतलब इसका जस्ट अपोजिट, कि समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं। आपने क्या लिखा, जो भी लिखा उसका उल्टा, दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। देखिए क्या क्या लिखा, कि समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं और समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। मतलब अगर ये एंगल दोनों इक्वल हैं तो इसके सामने की ये साइड और ये साइड भी इक्वल होंगी। अगर ये साइड इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। दोनों आपको लिखना है। समान कोण के सामने की भुजाएं समान होती हैं, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, दोनों लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए, ये चूंकि एक ही ट्रायंगल में अप्लाई होता है, इसलिए आपको क्लियर करने के लिए दूसरा ट्रायंगल हम बना के दे रहे हैं। मान लीजिए इस ट्रायंगल में आपसे हमने कहा कि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो आप क्या कहते हैं कि डायरेक्टली इसके सामने कि ये थीटा होगा, इसके सामने ये भी थीटा होगा, और ये दोनों भी बराबर है। यहाँ भी थीटा लिख दिया आपने, यहाँ भी थीटा लिख दिया, और ये क्वेश्चन हो गया गलत।
कैसे हो गया? हमने कहा कि सिंगल ट्रायंगल में ये सब फॉलो होगा, दो ट्रायंगल में नहीं फॉलो होगा। सिंगल ट्रायंगल कहाँ तक है? यहाँ तक। इसमें अगर आपने थीटा थीटा माना तो यहाँ पे अल्फा अल्फा लेना पड़ेगा, मतलब एंगल चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों में रिलेशन आप निकालिए, वो बात अलग है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आप क्लियर करते चलिए। अब आगे बढ़ते हैं। 7 पॉइंट आपको लिखवा दिए मैंने। अब 7 पॉइंट पे धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक? आज ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है। पहला ही क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल दे दिया गया है। ये क्वेश्चन में बना हुआ है ट्रायंगल। ये दिया गया है, एक लाइन है परपेंडिकुलर और दूसरी लाइन है P से B तक की, और ये है R। ये एंगल X दिया गया है, ये एंगल Y दिया गया है, और यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 30 है। आपसे पूछा गया है x प्लस वाई की वैल्यू होगी कब कब? QA इज परपेंडिकुलर PR एंड एंगल, ये एंगल्स दिए गए हैं, इसको हमने लिखते हैं बार बार। और ये दिया गया है कि x प्लस वाई बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने हैं बस, ठीक है? देखिए क्या क्या करना है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा दीजिए, मेरे ख्याल से सबसे आसान है। अगर आप ध्यान से देखिए QAR, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल QAR में ये बाहर वाला एंगल है कि नहीं? ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर हम पूछें 40 प्लस A की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? एक्सटीरियर एंगल। और ये कितना दिया गया है? 90। तो यहाँ से एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। सॉरी, एंगल A नहीं है, एंगल X है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ गई। अगर एंगल x की वैल्यू 50 आ गई तो आप क्या कहेंगे कि इस वाले ट्रायंगल को देख लीजिए। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखिए तो ये एंगल क्या है? यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये दोनों एक्सटीरियर, ये बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल y की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर, 30 प्लस x के बराबर। x की वैल्यू आपको 50 पता है, यहाँ पे 50 रखिए, आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 80 मिल जाएगी। अगर ये 80 मिल गई है तो आप क्या कह सकते हैं? x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 50 प्लस 80 यानी 130। आपका आंसर हो जाना चाहिए 130। नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, पर एक क्वेश्चन कर लीजिए उस पर। लिखिए, त्रिभुज ABC में कोण B और C का द्विभाजक, कोण B और C के द्विभाजक O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल A की वैल्यू 100 है, यदि एंगल A इक्वल टू 100, तो एंगल BOC क्या होगा? तो आपको अभी बताया मैंने, जब कोण द्विभाजक हो तो एंगल BOC क्या होता है? 90 प्लस एंगल A/2, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 100/2 50, तो 140 आपका आंसर आना चाहिए। एंगल A की वैल्यू दी गई है ना, एंगल A की वैल्यू दी गई है 100, तो यहाँ पे 100 रखिएगा, आपका आंसर आएगा 140। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन नोट करते रहिए। त्रिभुज ABC में लिखिए, त्रिभुज ABC में एंगल C एक अधिक कोण है। त्रिभुज ABC में एंगल C एक अधिक कोण है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल है। एंगल A और एंगल B के कोणों के बाह्य द्विभाजक, एंगल A और एंगल B के बाह्य द्विभाजक BC और AC को क्रमशः D और E पर मिलते हैं। यदि AB इक्वल टू AD इक्वल टू BE, ये दिया गया है। यदि AB AD BE इक्वल हो तो एंगल ACB की वैल्यू क्या होगी? एंगल ACB की वैल्यू क्या होगी? ठीक, आपसे क्या कहा गया? त्रिभुज ABC में C अधिक कोण है, तो सबसे पहले एक अधिक कोण बना लिया हमने। ये C है, ये अधिक कोण हमने बना दिया। ये A है, ये B है, ये C। ठीक, आपसे कहा गया B और C के बाह्य कोणों के द्विभाजक,
बाह्य कोणों को द्विभाजक, यानी इनका यहाँ पे और इनका यहाँ पे, ये द्विभाजक खींच दिया हमने। फिर इन्होंने कहा BC और AC को क्रमशः D और E पर मिलते हैं, यानी BC को आगे बढ़ाएंगे तो ये D पर मिलेगा और AC को आगे बढ़ाएंगे तो ये E पर मिलेगा। तो आपसे कहा गया कि ACB की वैल्यू बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखते रहिए। AB AD BE तीनों बराबर है, यानी AB AD BE तीनों साइड बराबर है। अब आपको वही वाला फॉर्मूला लगाना है, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि जब साइड सेम हो तो उनके सामने के एंगल भी सेम होते हैं। कैसे? देखिए, कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए, मान लीजिए बड़ा वाला ट्रायंगल हमने लिया ADB ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो ये इसके सामने थीटा है, तो दोनों इक्वल साइड है, इनके सामने भी थीटा हो जाएगा एंगल कि नहीं हो जाएगा? अगर ये दोनों थीटा हो गए तो ये आप देख रहे हैं ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा। क्लियर है? ये इतना 2 थीटा। अच्छा, ये क्या था, बाइसेक्टर था, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे बराबर, यानी ये भी कितना हो जाएगा 2 थीटा। इतने में कोई दिक्कत नहीं। केवल हमने कहा कि ये दोनों साइड बराबर थे, इनके सामने के कोण भी बराबर होने चाहिए, और ये एक्सटीरियर एंगल था इसलिए हमने 2 थीटा कहा। और चूंकि ये दोनों बाइसेक्टर है, मतलब ये लाइन बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल डिवाइड हुए हैं। तो फिर अब आते हैं अब दूसरे ट्रायंगल पे, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल जो है, इसमें क्या कहेंगे हम, ये वाला एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये भी कितना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, इनके सामने के एंगल्स बराबर होने चाहिए। अगर ये अल्फ़ा अल्फ़ा हो गया तो ये कितना होना चाहिए 2 अल्फ़ा होना चाहिए, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल 2 अल्फ़ा हो गया तो ये भी 2 अल्फ़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बाइसेक्टर खींचा है हमने, तो एंगल बाइसेक्टर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक, अब इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस छोटे ट्रायंगल का ये क्या है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों का सम यानी 3 अल्फ़ा किसके बराबर होना चाहिए, इस एंगल के। लेकिन यही एंगल अगर आप ध्यान से फिर से देखिए तो इसका भी एक्सटीरियर एंगल है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका भी एक्सटीरियर एंगल यही एंगल है। अगर यही एंगल है तो आप क्या कह सकते हैं 3 थीटा बराबर हो जाएगा। देखिए, इन दोनों का सम ये, इन दोनों का सम भी ये, दोनों अगर बराबर है तो यहाँ से इक्वल कर दिया आपने, अल्फ़ा इक्वल टू थीटा आ गया। अब तो टेंशन ही खत्म। ये आपने क्या लिखा, इसको 3 थीटा लिख दिया या 3 अल्फ़ा लिख दिया। अब एक ट्रायंगल आपको मिल रहा है, ये पूरा ट्रायंगल मिल रहा है, इसमें 180 डिग्री लगा दीजिए। कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए बड़ा वाला, और वहाँ पे टोटल एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। लिख दीजिए अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा 2 अल्फ़ा थीटा प्लस अल्फ़ा कितना हो जाएगा 1 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा। ये थीटा चूँकि अल्फ़ा के बराबर है इसलिए यहाँ भी अल्फ़ा लिख लीजिए। तो 1 और 3 1 4 1 5, यानी 5 अल्फ़ा की वैल्यू कितने के बराबर 180 डिग्री की। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 3 15 3 18 5 6 30, अल्फ़ा की वैल्यू 36 हो गई। आपको क्या निकालना है 3 अल्फ़ा या 3 थीटा, दोनों चूँकि अल्फ़ा थीटा बराबर है तो 3 थीटा या 3 अल्फ़ा कितना हो जाएगा 108, 36 3 108। आपका आंसर आएगा 3 अल्फ़ा, यानी जो आपको निकालना है ACB, एंगल ACB कितना आएगा 108। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, और बहुत बार चूँकि प्रैक्टिस पेपर्स में आपको मिलता रहता है इसलिए आप बहुत पूछते भी हैं। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और एक बार अपने मन से घर पे लगाइएगा, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, स्टार वाले जो क्वेश्चन आते हैं। स्टार पे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, दोनों हम आपको करवा देते हैं। देखिए, क्या बन गया स्टार बनाना था, हमने कुछ और ही बना दिया। देखिए, ये स्टार बना। स्टार में आपसे पूछा जाता है कि इनके एंगल्स का सम क्या होगा, इनके सभी एंगल्स का सम क्या होगा। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन सभी का सम क्या होगा। मान लीजिए अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 और अल्फ़ा 5, ऐसे मान लिया हमने अगर एंगल्स को, तो अब पूछा जाता है इन सभी एंगल्स का सम क्या होगा। सबसे आसान चीज़ है निकालना इसको। कैसे निकालेंगे, कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने ये वाला ट्रायंगल पकड़ा। ये वाला ट्रायंगल अगर आप पकड़ रहे हैं तो आपको ये क्या मिलेगा बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है,
इन दोनों का सम होता है, यानी ये एंगल कितना आ जाएगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 4। कोई दिक्कत इतने में? अब आ जाइए दूसरे ट्रायंगल पे। हमने ये वाला ट्रायंगल पकड़ा इस बार, ये वाला ट्रायंगल अगर पकड़ा तो क्या मिलेगा, इसका भी ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, यानी इन दोनों एंगल्स का सम ये हो जाएगा, यानी अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 5 ये हो जाएगा। और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। लिख दीजिए अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5, ये सभी क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री। और यही आपसे पूछा गया था। क्लियर है? बढ़िया। आगे अगला क्वेश्चन है सेम इसी तरह का क्वेश्चन, बस उसमें एक साइड और बढ़ जाती है। ये स्टार जो बनता है ये ऐसा बनता है, ये भी एक स्टार है, इसका भी पूछा जाता है एंगल्स का सम क्या होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, अगर आपने ध्यान दिया हो मेरे बनाते ही टाइम आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सम क्या होगा। क्यों समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने क्या बनाया, एक सीधा ट्रायंगल बनाया, एक उल्टा ट्रायंगल बनाया, तो दोनों ट्रायंगल के एंगल्स का सम आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर इसको हम मान लें ए बी सी, एक ट्रायंगल, ये पी क्यू आर दूसरा ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल के एंगल सीधे हैं। देखिए पी क्यू आर क्यू, पी क्यू आर तीन एंगल, ये ए बी सी तीन एंगल, ये 6 एंगल का सम क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर, एंगल ए बी सी, सभी का सम क्या हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिखते हैं 180 ये होता है, 180 ये होता है, यानी पूरा कितना हो जाएगा, 360। आप आंसर लिखिएगा 360। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक त्रिभुज पी क्यू आर में, लिखिए क्वेश्चन, एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू इक्वल टू दिया गया है पी आर, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू इक्वल टू पी आर, और आपसे आगे बोला गया है कि पी एस इक्वल टू पी टी, पी एस इक्वल टू पी टी, पी एस इक्वल टू पी टी। ठीक, आपसे कहा गया है कि एंगल क्यू पी एस 30 है, क्यू पी एस 30 है, तो आप बताइए आर एस टी क्या होगा, एंगल आर एस टी क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, अगर आप ध्यान से देखिए तो बहुत ही आसान भी है। ठीक, आपसे कहा कि क्यू पी एस 30 है, क्यू पी एस यानी ये 30 दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखिए तो कहा गया ये पूरी साइड और ये पूरी साइड बराबर है, पूरा साइड पी आर और पी क्यू बराबर है, तो इनके सामने के एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। अब कहा गया कि ये दोनों ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में छोटे वाले में ये दोनों साइड बराबर है, यानी इनके सामने के एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ये दोनों अल्फा अल्फा हो गए। अगर आप ध्यान से फिर से देखिए तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल, अगर ये ट्रायंगल देखिए तो क्या दिखेगा कि ये एक्सटीरियर एंगल है। अगर हम कहें कि जो हम निकालना चाह रहे हैं एंगल, ये किसके बराबर है, ये जो निकालना चाह रहे हैं एंगल, इसका और इसका सम किसके बराबर है, अल्फ़ा के, तो हमारा एंगल कितना आ जाएगा, थीटा को इधर ले जाइए, माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस। बात क्लियर है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हमने इसको निकाल दिया। अब आगे बढ़िए, आप एंगल पी की वैल्यू निकालिए। एंगल पी की वैल्यू अगर बड़े वाले ट्रायंगल से हम निकालने जाएंगे तो 180 माइनस 2 थीटा मिलने वाला है, क्योंकि ये थीटा है ये थीटा है, तो 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा बड़े वाले एंगल की वैल्यू। लेकिन हम दूसरे तरीके से निकालते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इतना एंगल अल्फ़ा अल्फ़ा, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा, 180 माइनस 2 अल्फ़ा। अगर ये इतना एंगल हो गया तो पूरा एंगल क्या आ जाएगा, 30 ऐड कर दें 180 माइनस 2 अल्फ़ा में, तो ये पूरा एंगल आ गया। और दोनों जगह से चूंकि वही पूरा एंगल निकाला गया है तो इक्वल होना चाहिए। इक्वल करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 2 थीटा इधर ले जाते हैं तो 2 थीटा माइनस 2 अल्फ़ा, ये इसको इधर ले आइए, कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस में हो जाएगा ना, 2 अल्फ़ा को इधर ले आइए, तो 2 अल्फ़ा माइनस 2 थीटा 30 के इक्वल हो गया, तो अल्फ़ा माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, 15 के, है ना। आपसे पूछा क्या गया था, आर एस टी, यही वाला एंगल तो निकालना था,
और ये वाला एंगल कितना आ गया 15, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15। क्लियर? आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन करते हैं। समझते रहिए ध्यान से, बेहतर समझ में आएगा। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके पेपर्स में, प्रैक्टिस पेपर्स में बहुत बार मिला होगा आपको। लिखिए क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ट्रायंगल ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ये B पे हमने 90 बना दिया, ठीक। लिखिए AC इक्वल टू 25, AC इक्वल टू 25, AC इक्वल टू 25, AB इक्वल टू 7, AB इक्वल टू 7। यदि AD कोण A का अर्धक हो, यदि AD कोण A का अर्धक हो तो AD की लंबाई बताइए। इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तो सबसे आसान तरीका है, मैंने बताया कि जब ये एंगल बाइसेक्टर हो तो AD निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है। AD जो हो जाएगा वो, अगर इसको x और इसको y मान लें तो हम क्या कहेंगे, AD क्या हो जाएगा AB माइनस एक्स वाई, AB माइनस एक्स वाई। ये अभी मैंने फार्मूला लिखा है, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से भी। AB क्या हो जाएगा 7 और 25, 7 इंटू 25 माइनस। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट एक हमने बताया है। पहली बात तो ये 7 और ये 25, तो ये कितना होना चाहिए, 24 है ना। आपने पढ़ा होगा 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये 24 हो गया। अच्छा, इसके बाद आपको क्या पता चला कि अगर ये कोणार्धक है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो अगर x और y हम निकालना चाहें, यानी x और y की वैल्यू अगर निकालना है आपको, तो ये रेशियो क्या मिलने वाला है 7:25, और 7:25 में 24 को डिवाइड कर दीजिए, तभी तो आपको मिलेगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। बस यहाँ पे रखना है भाई। तो क्या करें, x की वैल्यू यानी इतने की वैल्यू कितनी मिलेगी, 24 का 7/25, 7 32। यही होगा। ये बात तो मैं तो कन्फ्यूज़न होगी नहीं, क्योंकि आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा होगा आपने कि दो पार्ट में एक लाइन को बांटना है। मतलब एक 24 कोई नंबर है, नंबर को 7:25 में बांटना है, तो ऐसे ही तो बांटेंगे। और y की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 24 का 25/32, यही हो जाएगा। अब आप क्या करिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 7 × 25 कॉमन कर दीजिए, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 7 25 बाहर हो गया, 4 8 चौक 32, 8 3 24, यहाँ भी 8 3 24 और 8 चौक 32, ये बचेगा। यानी 9/16 बचा। देखिए यहाँ पे बचा क्या, 9/16, 3 × 3 4 × 4, तो 16 माइनस 9, 9 7 16, यानी कितना बचा आपके पास 7 × 25 × 7/16। ये किसकी वैल्यू आती है, सॉरी AD स्क्वायर की वैल्यू। अगर आपने वहाँ पे जो अभी लिखा है एंगल बाइसेक्टर में, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, वहाँ पे AD स्क्वायर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने शायद स्क्वायर नहीं लिखा था। चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए। तो ये आएगी AD स्क्वायर की वैल्यू। तो अगर यहाँ से AD की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करेंगे आप, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। 7 यहाँ से निकलेगा, 5 यहाँ से, यानी 35 इसका स्क्वायर रूट 4। सॉल्व कर दीजिए, 4 8 32, 4 7 28, 4 5 20। ये मेंस के पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपको ये फार्मूला ना याद हो, तो आप क्या कह सकते हैं, ये देखिए कैलकुलेशन थी, केवल पूरे क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी। अगर आपको ये फार्मूला ना याद होगा तब भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। कैसे 7 25 हो जाएगा, ये तो आपको पता है, आपको अभी थ्योरम बताई गई है कैसे आता है। मतलब ये कह सकते हैं फॉर्मूले के तौर पे मैंने याद करवाया है कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। कब, जब ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे 7 और 25 का अनुपात है, तो 24 का 7/32 ये हो जाएगा, और 24 का 7/32 ये हो जाएगा। यानी आप कैंसिल कर दीजिए, 8 3 24, 21 कितना आ जाएगा ये, 8 चौक 32, 21/4। आपको निकालना है AD। अब ये ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर BD का स्क्वायर और AD के स्क्वायर के बराबर होता है।
तो AD स्क्वायर यहाँ से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा AB का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर 21/4 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान दीजिए तो 7 का स्क्वायर पूरे में कॉमन है, तो 1 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ 7 3 21, 3 3 9/16 बचा, देखिए यहाँ पे 9/16 बचा, तो कितना हो जाएगा AD माइनस BD, हाँ सॉरी फॉर्मूला ही गलत लिख दिया, AD का स्क्वायर होगा AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ये है ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा, 16 9 25 हो जाएगा ये, और बटे 16 ये आएगा AD का स्क्वायर, और यहाँ से AD अगर निकालना हो आपको तो ये स्क्वायर रूट ले लीजिए, 35/4 यहाँ भी आएगा, और 8.75 आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके हैं आपके पास, कर लीजिएगा, दोनों ही तरीके नोट कर लीजिए, जो बेहतर लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा हैंग हो रहा है दिमाग, समझते रहिए, जहाँ गड़बड़ लगे आप बताइएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास को फिनिश करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 120 है। लिखिए त्रिभुज ABC में एंगल A इक्वल टू 120 डिग्री है। फिर आगे लिखा गया है, त्रिभुज के अंदर एक बिंदु D इस प्रकार है कि एंगल BDC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABD, ट्वाइस ऑफ एंगल ABD, ठीक, और एंगल DCB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACD। तो आपसे पूछा गया एंगल BDC की वैल्यू क्या हो। एंगल A की वैल्यू दी गई है आपको 120 डिग्री, और यहाँ से कोणार्धक नहीं खींचा गया है, D कोई पॉइंट लिया गया है, यहाँ पे ऐसा लिया गया है कि एंगल DCB ट्वाइस ऑफ एंगल ACD और एंगल BDC गलत लिख दिया, सॉरी DCB है, यहाँ पे चेंज कर दीजिए DCB। अब सही है, हाँ, एंगल DCB किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ एंगल ABD, फिर गड़बड़ लिखा DBC। अब सही, देखिए लिखा गया DBC कितना है, ये वाला एंगल है थीटा, ये ट्वाइस ऑफ एंगल ABD, इसके ट्वाइस, यानी अगर थीटा मानेंगे तो ये हमें क्या लिखना पड़ेगा 2 थीटा। आपसे कहा गया ये थीटा है अगर, तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस 2 थीटा हो जाएगा। ऐसा ही सेम प्रोसेस यहाँ पे, अगर ये अल्फ़ा है तो ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा। आपसे पूछा गया है BDC, यानी ये वाला एंगल निकालना है, बहुत ही आसान है निकालना। ये एंगल कैसे आएगा, 180 में से इन दोनों को माइनस कर दें, -2 थीटा और 2 अल्फ़ा, यही तो निकालना है। यहाँ से 2 कॉमन कर दीजिएगा, तो 2 कॉमन करते ही आपको क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं किस चीज़ की, अल्फ़ा और थीटा की। तो पूरे ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखिए तो 3 थीटा यहाँ पे, 3 अल्फ़ा यहाँ पे, यानी 3 थीटा 3 अल्फ़ा और 120, इतने की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। अगर ये 180 होनी चाहिए तो थीटा प्लस अल्फ़ा यहाँ से निकाल लीजिए, कितना आएगा 60/3, 20 आ जाएगा, है ना। अब ये 20 उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, यही वाला एंगल तो निकालना है, एंगल BDC यही तो है। तो एंगल थीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, 20 यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40 माइनस करिएगा तो 140 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको बेहतर। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी बाकी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस और करने हैं आपको, पर अभी के लिए रहने देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है शूट करने में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ी लंबी क्लास करके और फिनिश कर देंगे इस प्रॉपर्टीज़ वाले सेक्शन को, जो कि हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं उस चीज़ पे। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी चीज़ें। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।